मम्मी जी, ओ मम्मी जी, कहाँ मर गई? घर का काम खत्म नहीं होता कि इस बुढ़िया को नहाने की पड़ी होती है। लोग काम धाम करके नहाते हैं, पर यह है कि सुबह सुबह नहाकर इनको पहले भजन करना होता है और बाद में कोई काम, और फिर सुबह सुबह नहाने के बाद भी तो पूरे दिन इनसे बदबू ही आती रहती है। पर मैं भी क्या करूं, मजबूरी है। अब घर का काम तो इनसे ही लेना पड़ेगा, वरना आजकल के समय में नौकर चाकर भी कितने महंगे हो गए हैं। अरे ओ मम्मी जी, कितना नहाएंगी? आपको मंदिर में बैठने से मना करती हूँ तो आप तो लगता है गुस्ल खाने में ही भगवान का जाप करने लगी। ना जाने कौन सी माला जपती रहती है, जो भगवान भी इनकी सुनता नहीं और इनको अपने पास बुलाता नहीं। जल्दी से इस बुढ़िया का टिकट कटे तो मैं भी फ्री हो जाऊं। सुषमा गुस्से में अपनी सास सुमन जी को सुनाकर कह रही थी। वहीं बैठा सुषमा का पति संजय बोला, सुषमा, थोड़ी तो शर्म करो। माँ की उम्र देखो और इस घर को। एक तो तुम उनसे पूरे घर का काम करवाती हो, ऊपर से 2 पल के लिए चैन से उन्हें नहाने भी नहीं देती। फर्श पर थोड़ा सा पानी ही तो गिरा है, और मुझे तो लगता है वो भी तुमने जानबूझ के गिराया होगा, क्योंकि माँ को तुमने बाथरूम में जाते हुए देख जो लिया था, है ना? क्या छोटे मोटे काम भी तुम खुद से नहीं कर सकती? सुषमा बोली, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। आप बस चुपचाप से बैठो। ये सब मैं आपकी माँ की भलाई के लिए ही तो करती हूँ। काम धाम करती रहेंगी तो शरीर चलता फिरता रहेगा, वरना आराम करने की आदत तो बूढ़े लोगों को बेकार बना देती है, समझे? तो चुप करो। सुमन जी बेचारी सब काम निपटा कर अभी अभी नहाने के लिए गई थी। बहू की इतनी तेज आवाज सुनकर उन्होंने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर जल्दी जल्दी बहू के कमरे में पहुंची और बोली, क्या हुआ बहू? अभी तो गुस्ल खाने में घुसी थी और तुम आवाज लगाने लगी। क्या चाहिए था तुम्हें? सुषमा आंखें दिखाते हुए बोली, हाँ तो नहाने गई थी कि वहां सोने गई थी, जो इतनी देर लग गई? एक काम आपसे ठीक से नहीं होता ना? देखिए, फर्श पर पानी गिरा हुआ है, दिखता नहीं है क्या? लगता है आज आपने पोछा ठीक से नहीं लगाया। अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। आप तो यही चाहती हैं। सुमन जी फर्श को हैरानी से देखने लगी और धीरे से बोली, पोछा तो मैंने ठीक से ही लगाया था बहू। सुषमा बोली, लगाया था तो ये पानी कहां से आया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, जो ऐसी सास के लिए मेरा पति मुझसे लड़ता रहता है। ना जाने कहां कहां से मेरे लिए रिश्ता आता था, और मेरे माँ बाप को भी जाने क्या सूझा जो ऐसे घर में मेरा रिश्ता कर दिया। संजय ने झट से बात बदली और बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, माँ जल्दी से इसे साफ कर दो। सुमन जी धीरे से बेटे से बोली, बेटा, मैंने नहाने जाने से पहले ही पूरा घर साफ किया था, बुरा मत मानना, पर यह पानी बहू ने जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए गिराया होगा, फिर भी मैं इसे साफ कर देती हूँ। इतना कहकर सुमन जी चुपचाप गिरे हुए पानी को साफ करने लगी और फिर अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गई और सोचने लगी कि अब बहू की अगली चिल्लाहट ना जाने किस काम के लिए होगी। सुमन जी अपने कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर को देखकर रो रही थी। ये रोज रोज की चिकचिक से तो अब मैं तंग आ गई हूं जी, पर बेटे के प्यार और मोह के कारण मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बहू के व्यवहार में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। आज तक संजय और आपने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तो और हमेशा बहू को मैं बेटी के समान समझती रही। संजय अगर उससे कुछ गलत बात कहता था तो मैं उसके आगे खड़ी हो जाती थी, और इसी बहू के लिए मैं अपने बेटे से लड़ जाती थी। पर आज वही बहू मेरे खिलाफ हो गई। कैसे? तभी संजय माँ के पास आकर बोला, माँ, उसकी बातों का बुरा मत माना करो। सुषमा थोड़ी तेज स्वभाव की है, तो कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देती है, पर आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। सुमन जी, जो आज तक सब कुछ चुपचाप सह रही थी, बेटे से बोली, बेटा, यही सोचकर तो आज तक चुपचाप सब सहती आ रही हूं, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि बेटे की शादी के बाद एक माँ के लिए क्या रिश्तों के मायने बदल जाते हैं? क्या बहू के आने के बाद माँ का स्वाभिमान और सम्मान बेटे बहू की खुशी के लिए सूली पर चढ़ा देना पड़ता है? संजय की नजरें झुकी हुई थी तो सुमन जी बोली, बेटा, जब तुम घर पर आते हो तो तुमसे बहुत कुछ कहने का मन होता है।
एक दो बार कोशिश भी की, पर तुम्हारा थका हुआ चेहरा देखकर मैं अपनी तकलीफ भूल जाती हूँ। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते, पर शादी के बाद एक पुरुष के लिए माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना बहुत कठिन होता है। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी तो अब जाने की उम्र हो आई है। रिश्ता तो तुम्हें निभाना है, पर बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जैसे ही तुम घर से निकलते हो और बहू अपनी माँ से जैसे ही फोन पर बात करती है, अचानक से उसके तेवर क्यों बदल जाते हैं। एक इंसान पल भर में दो तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। बहू सुषमा के कानों में ये बात चली गई और वो गुस्से से तमतमाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई और बोली, ये सब तब नहीं सोचा था जब मेरे बाप ने दहेज देकर मुझे आपके घर भेजा था। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, पर बहू, हमने तो तुम्हारे बाबूजी से दहेज की मांग ही नहीं की थी। उन्होंने साजो सामान तुम्हारे लिए दिया होगा और तुम भूल रही हो कि वो कोई भी सामान हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। उल्टा हमारे घर में आने के बाद तुमने घर की कामवाली को घर से निकाल दिया और सब काम का बोझ मुझ पर डाल दिया। रोज रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देती हो और मैं बेटी समझकर शांतिपूर्वक बस सब संभालने की कोशिश करती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जल्दी ही ये सब तुम समझ जाओगी, लेकिन रोज की ऐसी ही दिनचर्या से मैं भी अब थक गई हूँ। बहू, मेरी भी उम्र हो रही है। एक बात कहूँ, तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों की सजा एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। देख लेना, तब मुझे याद करोगी। इतना कहते हुए सुमन जी आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। सुषमा संजय से बोली, ये सब जो तुम्हारी माँ मुझे सुनाकर गई है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी शह मिल रही है, जिसके कारण उनकी इतनी लंबी जबान हो गई है। तुम्हारे बाबूजी के रहते तो मैं इनसे कुछ नहीं कहती थी, पर शायद ये भूल रही है कि अब इस घर में मेरी चलती है। देख लूंगी इनको। इतना कहकर गुस्से में सुषमा भी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। समय ऐसे ही बीत रहा था। हर दिन की तरह सुमन जी झाड़ू लगा रही थी और सुषमा अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी फोन पर अपनी माँ कामिनी जी को अपने ससुराल की एक एक खबर दे रही थी। सुमन जी झाड़ू लगाते लगाते जब सुषमा के करीब पहुंची तो सुषमा ने अनजाने में ही अपना पैर आगे कर दिया और सुमन जी टकरा कर गिर गई। तो उल्टा सुषमा ही चिल्लाने लगी, अरे कुछ अक्ल है भी या नहीं? देखकर झाड़ू नहीं लगा सकती? कितनी जोर से मेरे पैर में चोट लग गई। और आप सबसे पहले मेरे कमरे में झाड़ू क्यों नहीं कर लेती हैं? मुझे सब पता है। जब भी मैं अपनी माँ से बात करती हूँ तभी आप मेरे कमरे में आकर झाड़ू लगाती हैं ताकि हमारी बातें सुन सकें, है ना? आज सुषमा को नया बहाना मिल गया अपनी सास को तंग करने का, क्योंकि घर में काम तो रोज होते थे और सुमन जी भी अपनी बहू के व्यवहार को भली भांति जानती थी, इसलिए वो संभल कर काम करती थी। सुषमा ने फोन पर अपनी माँ से कहा, सुन रही हो ना माँ, एक तो गलती करती है, ऊपर से मुझे ही आंखें दिखा रही है। सुमन जी बोली, नहीं नहीं बहू, मैं तुम्हें जानबूझकर क्यों चोट लगाऊंगी? उल्टा तुम्हारा ही पैर मेरे रास्ते में आ गया और मैं गिर पड़ी। देखो कैसे मेरा घुटना छिल गया है। उधर से कामिनी जी बोली, हे भगवान, एक तो मेरी बेटी को चोट लगाती है, ऊपर से उल्टा उसी पर इल्जाम भी डालती है। सुषमा, ऐसा कर, जब इन्होंने तुम पर इल्जाम लगा ही दिया है तो एक लात मारकर फिर से गिरा दे, तब समझ में आएगा। कामिनी जी की बात सुनकर सुमन जी हैरान थी। वो बोली, समधन जी, ये आप अपनी बेटी को क्या सिखा रही हैं? और बहू, तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? तुम जो मेरे साथ कर रही हो ना, वो ऊपर वाला सब देख रहा है और एक ना एक दिन तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, देखना। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही सुषमा ने अपनी माँ का कहना माना और एक जोर की लात सुमन जी पर चला दी और सुमन जी दीवार के किनारे से जा टकराई और वहीं गिर पड़ी। जब थोड़ी देर सुमन जी उठी नहीं तो सुषमा चिल्लाई, अरे ओ बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब उठ जा। घर का बचा हुआ काम क्या तेरा बाप करेगा? मैं सब समझती हूँ ये तेरा नाटक। तुम इंतजार में हो ना कि बेटा आएगा तो उसे दिखाओगी, पर भूल जाओ, तुम्हारा बेटा भी नहीं आने वाला। उठती है कि नहीं? सुषमा हैरान हो गई। इतना चिल्लाने पर तो सुमन जी तुरंत जवाब देती थी, पर वो उठ नहीं रही थी तो सुषमा के हाथ पैर फूलने लगे।
वो कामिनी जी से बोली, माँ कहीं बुढ़िया को कुछ हो तो नहीं गया? आप फोन रखो, मैं इनको फोन करके कुछ बहाना बनाकर बुलाती हूँ। इतना कहकर सुषमा ने जल्दी से फोन काटा और संजय को फोन करके जल्दी से जल्दी घर आने को कहा। संजय भागा भागा घर आया और माँ को तुरंत अस्पताल लेकर गया। साथ में सुषमा भी गई। एडमिट करवाने के समय भी वो बड़बड़ा रही थी। सब पता है, ये मुझे तंग करने के लिए नाटक कर रही है ताकि इनको घर के काम ना करने पड़े और हम सब इनकी सेवा करें। संजय ने अस्पताल में सबके सामने एक जोर का थप्पड़ सुषमा को जड़ दिया और बोला, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरी माँ की क्या हालत हो गई है? और ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हो रहा है। तुम्हारी माँ का सिखाया हुआ तुम करती हो। अरे तुम्हारी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं? अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो तुम दोनों माँ बेटी को मैं छोड़ूंगा नहीं। काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, पर आज माँ की ऐसी हालत को देखकर अब मैं समझ गया कि तुम औरत नहीं हो। अरे तुम जैसी औरत जिस घर में चली जाए ना, शांति का तो वहां वास हो ही नहीं सकता। बस भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी माँ को कुछ ना हो, वरना। इतना कहते हुए संजय डॉक्टर के पीछे पीछे भागने लगा। डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लीजिए। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जब बाहर निकला तो संजय ने पूछा, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर बोला, तमाम कोशिशों के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं सके क्योंकि सिर के अंदर चोट लगी थी जिसके कारण नस फट गई थी। पर अगर वो बच भी जाती तो कोमा में चली जाती। तो मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी। इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से चला गया। सुमन जी दुनिया के झंझट और बहू के हाथों अपने होते हुए अपमान को सह नहीं सकी और चली गई। आज तक सुमन जी के बर्दाश्त की शक्ति थी जो उनकी तकलीफ 4 दीवारी के अंदर थी, पर अब आस पड़ोस में दबी जबान लोग बात करने लगे। हे भगवान, बहू के बुरे बर्ताव के कारण आज इतनी अच्छी औरत दुनिया से चली गई। बेचारी देवी जैसी थी, बेटे को कितना प्यार करती थी और बहू को तो सिर पर रखती थी, पर इसने और इसकी मां ने तो मिलकर इस पूरे घर को बर्बाद ही कर दिया। दूसरी औरत बोली, बेटा भी कैसा था जो अपनी मां की तकलीफ देखता था और कुछ नहीं करता था। ऐसी बीवी के लिए छी छी, भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। आस पड़ोस की औरतों की बातें संजय के मन को छल्ली कर गई। अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता था। माँ की यादें घर के कोने कोने में संजय को दिखती थी। अब तो अक्सर उसे घर के अंदर उसकी माँ की आवाज तक सुनाई देती थी। पर इन सब से परेशान होकर संजय ने सुषमा को तलाक दे दिया और वो घर छोड़कर विदेश चला गया। पति क्या छोड़कर गया, कामिनी जी ने भी बेटी से मुंह मोड़ लिया क्योंकि उनके बेटे बहू ने उन्हें हिदायत दी कि ऐसी औरत को हम अपने घर में नहीं रखना चाहते। अब उस घर में सुषमा अकेली रोती रहती और कभी अपनी सास को तो कभी अपने पति को आवाज लगाती, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, कहाँ चली गई, लौट आइए, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास थी, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। आप ठीक कहती थी, मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है जो आज इस घर में मैं अकेली भटक रही हूं। समय बीता। कुछ दिनों बाद पता चला कि सुषमा को पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। उसके मायके वालों ने जब संजय को फोन किया तो संजय ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। आप लोग अगर उसकी मदद कर सकते हैं तो कीजिए, और वैसे भी उस मकान को मैंने वृद्धाश्रम को दान कर दिया है, कुछ पैसे भेज देता हूँ। बेहतर है आप अपनी बेटी को पागल खाने में भर्ती कर दीजिए। इतना कहकर संजय ने जो फोन रखा तो दोबारा उसने कभी फोन नहीं किया। सुषमा के भाई और मां ने हार कर सुषमा को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। मकान में कोई रहने वाला नहीं था तो मकान वृद्धाश्रम के पास चला गया और एक हंसते खेलते घर को एक औरत की जिद ने बर्बाद कर दिया। फिर उसे अपनी करनी का फल मिला। सच कहा है किसी ने, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।